जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त फिर से बताएं आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो प्यारे बच्चे, हमने कल की क्लास में गुलाम वंश को पढ़ना शुरू किया था। और गुलाम वंश में मैंने आपको बताया था कि गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। और वो गद्दी पर रहता है 1206 से लेकर के 1210 तक। 1210 तक के उसके काम के बारे में भी हमने बात की कि उसने किसी प्रकार की सुल्तान का पद धारण नहीं किया, अपनी प्रशंसा नहीं कराई। यानी वो गोरी का गुलाम बन के शासन करता रहा और खुद को वो गोरी का गुलाम मानता था और उसके प्रति वो भक्त था। उसके बाद में फिर आराम शाह आया। आराम शाह जो बहुत आराम से रहता था, 8 महीने ही गद्दी पर रह पाया और उसको जूड के युद्ध में इल्तुतमिश ने हरा दिया। तो फाइनली इल्तुतमिश आ गया 1211 से 1236, जिसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा गया, क्योंकि उसने हेडक्वार्टर कहाँ बना लिया था? दिल्ली बना लिया। ये चीजें हम पढ़ चुके थे। उससे आगे की चीजें जो हम पढ़ रहे थे ध्यान से देखेंगे। ये मैं आपको बता चुका था कि मकबरा शैली का जनक ये मकबरा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। ठीक है। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। जो इसका बेटा गया था कहाँ पर? आपका मैंने बोला था अलाउद्दीन जानी की बात जब मैं कल आपको बता रहा था। ठीक है। तो अलाउद्दीन जानी के बाद में किसको? आपका नसरुद्दीन महमूद को अभियान में भेजा गया था। 1229 में महमूद की मौत हो गई थी। तब ये बनाया गया था आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा। टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया गया। टकसाल का नाम टकसाल। अब आप सोचेंगे टकसाल क्या होता है भैया? आप लोगों ने प्यारे बच्चे नोट देखे हैं। नोट कहाँ छपते हैं? आरबीआई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। सिर्फ 1 रुपए का नोट वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो वित्त मंत्रालय है, उसके द्वारा छापा जाता है। सिक्के कहाँ बनते हैं भारत में? तो भारत में 4 टकसाल है। ठीक है। कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। आज की स्थिति बता रहा हूं मैं। तो ऐसे ही इन लोगों ने जब अपने सिक्के चलाए, तो इसने कौन कौन से सिक्के चलाए थे बोले जरा? तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था इसका टंका और जीतल। तो उन टकसालों का नाम सिक्कों पर लिखवाया। जैसे मान के चलो दिल्ली की टकसाल थी, तो इसने कोई भी सिक्का बनवाया तो उस पर लिखवाया दिल्ली। समझ रहे हैं? टकसाल का नाम सिक्कों पर किस शासक ने लिखा? तो दिक्कत, परेशानी। सर, मकबरा और गुंबद में अंतर क्या है? बच्चा, गुंबद आकृति को बोलते हैं, मकबरा एक ये कब्र है, इसमें व्यक्ति को दफनाया जाता है। और इसके पीछे जो ये आकृति बन रही है गोल गोल, ये गुंबद है। और जब आकृति ऐसी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मेहराब। इनके रिलेशन का ही कोई मतलब नहीं बनता। ये तो ऐसे समझे जैसे आपसे मैं पूछ लूं कि भैया चीनी में और नमक में क्या अंतर है? तो कोई मतलब ही नहीं है। ये अपने दिमाग में आप क्यों लेके आ रहे हैं? आगे देखें। तो दिक्कत, अतारकीन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अतारकीन का दरवाजा किसने बनवाया? तो ये बातें थी इल्तुतमिश के बारे में। अंतिम बातें देखें। इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था? मिनहाज उस सिराज। इसने पुस्तक लिखी है तबकात ए नासिरी। कौन सी पुस्तक लिखी है? तबकात ए नासिरी। ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है और इसको किसने बनवाया था? खुद आपका इल्तुतमिश ने ही बनवाया। ऐबक का भी इल्तुतमिश ने बनवाया था, याद है? और अपना मकबरा भी इसने खुद बनवाया। मौत कब हुई इल्तुतमिश की? 1236 में। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। मतलब कितनी मंजिल बनाई थी? फटाफट से बोल दें एक बार। तो क्या बोलोगे? दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल किसने बनवाई? वो इल्तुतमिश ने बनवाई। कल ही मैंने आपको बताया 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। बहुत बढ़िया। ठीक है। कोई परेशानी? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें इल्तुतमिश के कैरेक्टर की, तो इसके कैरेक्टर के बारे में आप कुछ सोचेंगे कि भाई कैसा शासक रहा होगा। लगभग भैया जी आपका, अगर हम बात करें, 25 साल तक भारत पर शासन किया। तो जैसे इससे पहले लोग थे वो धर्मांध थे। धर्मांध से मतलब होता है धर्म को लेकर के अंधे। मंदिरों को तोड़ दिया, मंदिरों को लूट लिया, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया। आप याद रख लेना, इल्तुतमिश एक धर्मांध शासक नहीं था। पहली चीज, नंबर एक। क्या बोला मैंने? इल्तुतमिश धर्मांध मुस्लिम नहीं था। ठीक है।
कहने का मतलब यह है कि इसने हिंदुओं के प्रति एक संयम रखा। अब ऐसा नहीं था इसने मंदिरों को लूटा नहीं, तो लूटा तो नहीं, लेकिन मंदिरों को इसने अपवित्र जरूर किया। तो मंदिरों में ऐसे ही उनकी एक अपनी, भाई बोलते ना प्रोटोकॉल होता है एक, आप जूते पहन के नहीं जा सकते, तो जूते पहन के भ्रमण करता था मंदिरों। इसने मंदिरों को अपवित्र तो किया लेकिन लूटा नहीं। कहने का मतलब है हिंदुओं के प्रति ये संयम रहा, और इसने कहा एक बैलेंस बना करके चलते। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। कृष्णा यादव, बहुत अच्छा उत्तर है आप लोगों का, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक बघेल, तो आप कह सकते हैं ये कैसा एक क्रूर शासक नहीं था। 1236 में मौत हो गई इसकी, इल्तुतमिश की एक स्वाभाविक मौत हुई है। और मैं तुमको बता दूं, दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में जितने भी महान शासक हुए, उन सब की मौत मुख्यतः स्वाभाविक हुई है, अपनी मौत हुई है, उनकी हत्या नहीं हुई। इससे एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब चाहे वो बलबन हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो ऐबक हो, तो ये कैसे लोग रहे जिनकी स्वाभाविक डेथ हुई है, मतलब किसी ने मारा नहीं है। बच्चों को बड़ी आज चिंता रहती है, बोलेंगे कोई नाम आ गया, बोले गजनबी कैसे मरा था बता दो, तो बड़ी मतलब ऐसे रहता है कि भाई कैसे मरा होगा ये, जिसका मतलब कोई अर्थ नहीं होता वैसे तो। ठीक है सर, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा कैसे बनवा दिया? इल्तुतमिश ने अपना मकबरा मिस्त्रियों से बनवा दिया भैया। उसने बोला कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको यहां पर रेस्ट इन पीस कर देना, मुझको यहां पर लिटाना मेरे मरने के बाद में। इस तरह से बना दिया था उसने। ठीक है, आगे आएंगे। रुकनुद्दीन फिरोज, इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश और मां का नाम था शाह तुर्कान। कहा जाता है आपका, ये आया गद्दी पर। इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर आया। बड़ा अयोग्य शासक था, ये बात एक तो याद रखेंगे। कैसा शासक था? हम कहेंगे कि एक अयोग्य शासक था, तभी तो 1236 से 1236 ही लिखा हुआ है। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था, आलसी था, आलसी था, विलासी था, मतलब भोग विलास में व्यक्त रहता था, बहुत सारी स्त्रियों के साथ ही रहता था, विलासी था। ठीक है, अब याद रख लेना कितने महीने का इसका शासन है? 7 महीने का शासन था इसका, 7 महीने का शासन था। ठीक है, और इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था जिसके लिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना, नसरुद्दीन महमूद। तो बड़ा बेटा कौन है? नसरुद्दीन, उसकी मौत हो गई थी 1229 में। तो ये है इसका सेकंड पुत्र। किसका? इल्तुतमिश का सेकंड बेटा था, ये दूसरा बेटा था, दूसरा पुत्र था। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि सुल्तान का बेटा सुल्तान के गुण रखे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता कि राजा के बेटे में राजा के जैसे गुण ही होंगे, एक किसान के बेटे में राजा के गुण हो सकते हैं। तो ये तो बहुत कमजोर है, लेकिन इसकी मां ये विधवा हो गई थी इल्तुतमिश के बाद में, और विधवा होने के साथ साथ में ये चरित्रहीन भी थी, इसका चरित्र भी ठीक नहीं था। तो एक चरित्रहीन महिला के हाथ में दिल्ली का शासन आ गया, और कहते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पर रहा तो उसके शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। इतनी चरित्रहीन थी। अभी 40 सरदारों के बारे में एक बार थम्सअप करें। 40 सरदार आप जानते हैं किसने बनाए थे? ये इल्तुतमिश ने। तो इसने 40 सरदारों से ये संगठन कर लिया कि गद्दी पर मेरे बेटे को बने रहने दें, और तुम जिस तरह से शासन का प्रयोग कर सकते हो, तुम जितनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो, जितना पैसा तुम लूट सकते हो, जितनी क्रूर कार्यवाही तुम कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो। तो 40 सरदारों को इसने फ्रीडम दे दी कि तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे बेटे को गद्दी पर रहने दो, इसको गद्दी से मत हटाओ। और कंट्रोल पीछे से किसने ले लिया? रुकनुद्दीन फिरोज के ऊपर कंट्रोल था शाह तुर्कान का। बड़े शौक से बैठी थी, बन गई रानी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, सामने से नहीं, पीछे, बैक एंड से, पर्दे के पीछे से। लेकिन कभी भी इल्तुतमिश ये नहीं चाहता था कि रुकनुद्दीन फिरोज शासक बने। इल्तुतमिश की हमेशा से इच्छा थी कि उसके 3 बेटों में से सबसे योग्य वो मानता था रजिया को, अपनी बेटी को, और उसने अपनी बेटी को फ्रीडम दी। और ये एक तरह से तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो
आज 2023 में भी लड़कियों को फ्रीडम देने के लिए तैयार नहीं है। सन 1200 में इल्तुतमिश अपनी बेटी को आगे करना चाह रहा है। इसके लिए योग्यता के लिए मैंने बताया था कि आपको इस्लाम के बढ़ने का एक मूल कारण यह भी रहा है कि वहां योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चलता है कि जो योग्य है उसको सौंप देना चाहिए, और यही काम इल्तुतमिश करना चाहता था। तो गद्दी पर क्या हुआ, अभी तो शाह तुर्कान है, तो शाह तुर्कान के बारे में सब जगह बात चल रही थी कि एक चरित्रहीन महिला इस समय दिल्ली के शासन को चला रही है, तो लोगों में बात उठने लगी। अब रजिया सुल्तान ने एक मौका ढूंढा। जब विद्रोह दिल्ली के लिए होना शुरू हुआ और आपका सिंध की तरफ गया कौन, आपका रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर गया। रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली में नहीं था, शाह तुर्कान दिल्ली में थी। रजिया को एक बेहतरीन मौका मिला और इसी समय रजिया आती है। कैसे रजिया आई, नमाज, शुक्रवार की नमाज का दिन था सन 1236। लाल कपड़े पहन के लोगों के सामने गई, लाल वस्त्र, रेड कपड़े। लाल कपड़ों को माना जाता है कि वो एक भिक्षा का प्रतीक है। लोगों से मांग करने गई और लोगों के सामने जाकर के उसने शाह तुर्कान के बारे में बात की कि आज दिल्ली इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस दिल्ली का साम्राज्य एक चरित्रहीन महिला शाह तुर्कान के हाथों में है। दिल्ली का राजकोष खाली हो चुका है और कभी भी दिल्ली को कोई भी बाहरी शक्ति आकर के अपने अधीन कर सकती है। कहते हैं कि नमाज, वो भीड़ इतनी आक्रोशित रजिया सुल्तान के भाषण से हुई कि उन्होंने सीधे मस्जिद से सीधे उन्होंने शाही महल पर आक्रमण कर दिया जहां शाह तुर्कान थी। शाह तुर्कान को मार डाला। दी एंड हो गया शाह तुर्कान का। रुकनुद्दीन फिरोज कहां है इस टाइम, दिल्ली से बाहर है। रुकनुद्दीन फिरोज को पता चलता, अपने घोड़े तुगड़ुक 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 कहता कि रजिया को मैं देखूंगा। उसको बंद कर लेते, बंदी बना लिया जाता है और उसकी कारावास में मौत हुई। फिर लगभग 2 महीने बाद उसको जहर देकर के कारावास में मार दिया। कहने की बात है, रजिया गद्दी पर तो आ गई और तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका बनी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। लेकिन राह आसान नहीं थी। तुर्की जितने भी उलेमा थे, खलीफा थे, उनके दिल पे ऐसे मानो पत्थर रख दिया हो किसी ने। बोले कि एक महिला शासिका, ये 40 सरदार कह रहे कि हमें एक लड़की लीड करेगी। अब हमको एक लड़की लीड करेगी। तो जो दिल्ली सेंट्रल था, दिल्ली सेंट्रल के पास में ये 4 अमीर थे जिन चारों ने सबसे पहले विद्रोह किया। तो रजिया ने बड़ी चालाकी की और रजिया ने यह सिद्ध किया कि मैं इस गद्दी को रिजर्व करती हूं, ये मेरी गद्दी है, ये आरक्षित हो चुकी है और मैं ये करूंगी। कैसे किया उसने, यहां रजिया ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने लालच देकर के इनमें से 2 सुल्तानों को मिला लिया और बाकी मैसेज फिलवाया कि बाकी 2 को बहुत जल्दी सजा दी जाएगी कि रजिया के विरोधी हैं। और ये चारों के चारों 2 तो मिल चुके और ये 2 भी डर की वजह से रजिया के खेमे में आ गए। तो रजिया की बहुत प्रशंसा हुई कि कितना, मतलब इसने मजबूत किया है दिल्ली को, लोग इसके समर्थन पर। लेकिन अंदरूनी अंदरूनी बोलते हैं ना कि भाई इन लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था कि हम अब क्या करें, क्योंकि 40 अमीर है ये इल्तुतमिश के टाइम से, अब इनको शक्ति चाहिए। तो रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया गया। याद रख लेना, इसके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, जो कॉन्स्पायरेसी हुई, उस षड्यंत्र का नेता बना एतगीन। कौन बना, एतगीन बना, जो उस समय एक अमीर ए हाजिब था। अमीर ए हाजिब का मतलब होता था बच्चे मैनेजर, प्रबंधक। आप कह सकते हैं ये दिल्ली सल्तनत का राजा का मैनेजर हुआ करता था, प्रबंधक हुआ करता था। तो षड्यंत्रकारियों का नेता बना एतगीन, आदमी का नाम है ये, ठीक है, अख्तियारुद्दीन एतगीन नाम था हालांकि इसका, आप सिर्फ एतगीन जाने। अब एतगीन कहता है लोगों से कि भाई तुम एक स्त्री के शासन के तहत क्यों चल रहे हो, और उलेमाओं का दबाव था, एक महिला शासन नहीं कर सकती है। ये तुर्की इतिहास के लिए शर्मनाक बात है कि एक महिला को शासन करना पड़ रहा है, क्या कोई पुरुष नहीं बचा है। अब
रजिया के बारे में मिनहाज उस राज का एक स्टेटमेंट सुनिए, एसएससी ने भी पूछा है। वह कौन सा इतिहासकार था, जब आप एसएससी प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे घटना चक्र वगैरह या कोई भी किताब, तो उसमें लिखा हुआ है, वह पूछा गया है कि वह कौन सा इतिहासकार था जिसने कहा था रजिया अगर महिला ना होती तो उसका नाम भारत के महान सम्राटों में लिया जाता। ये मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, क्योंकि इल्तुतमिश के समय का इतिहासकार कौन है, मिनहाज उस सिराज, और रजिया के समय का इतिहासकार कौन है, मिनहाज उस सिराज। तो लिख लो, रजिया को महान शासिका किसने बताया है, मिनहाज उस सिराज ने, इसकी पुस्तक है तबकात ए नासिरी। यानी हम कह सकते हैं रजिया में सारे गुण थे शासिका बनने के, सिर्फ एक चीज उसको ले डूबी कि ये महिला है। तो इसके खिलाफ विद्रोह किया गया। विद्रोह में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ वो लाहौर में हुआ, समझना सिर्फ लाहौर, लाहौर के बाद में मुल्तान में हुआ, मुल्तान में हुआ, और ये विद्रोह किया कबीर खान ने, कबीर खान ने। तो रजिया जाती है इस विद्रोह को दबाने के लिए, और जाकर के इस विद्रोह को वो दमन भी करके आती है, दबा के भी आती है, मतलब एकदम से सप्रेस कर दिया उसने, दमन कर दिया। तो लोगों को ये पता चला कि रजिया के अंदर ताकत भी है, लीडिंग पावर भी है, मारेगी, ये अब मारेगी। ये सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि इधर रजिया का राजकोष लगभग खाली था, और दिल्ली में, ये तो इधर जब गई थी तो दिल्ली में जश्न होने लगा बाकी सरदारों का, कह रहा कि गद्दी हमारी होगी, अब हम जाएंगे, रजिया को हटाएंगे, अब हम गद्दी पर बैठेंगे, मतलब तमाम तरह की चीज सोच रहे हैं। लेकिन यहां गलती हुई 40 सरदारों से कि एक सरदार जो पंजाब का सरदार था, भटिंडा का सरदार था, अल्तुनिया, उसको इन्होंने बुलाया नहीं। कह रहे कि वो दूर का है, पंजाब का है, हम क्यों बुलाएं उसको, मतलब ऐसा भी नहीं, उन्होंने उसको बुलाया ही नहीं, और अल्तुनिया इसी बात का बुरा मान जाता। लेकिन बुरा कब मानेगा ये बात समझना। रजिया देख पा रहे हो, नहीं रजिया पे तो ज्यादा ध्यान नहीं है तुम्हारा, है? रजिया बहुत सुंदर थी, यहां देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया। नहीं ब्रजेंद्र कुमार जी, आप गलत कह रहे हैं, मिनहाज उस सिराज, एल्फिंस्टन नहीं, मिनहाज उस सिराज ने कहा। आगे आएंगे। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। कुल्हा मतलब आपका टोपी, चोगा मतलब कुर्ता, ऐसा समझो, कैप एंड ब्लेजर, ये पहन के रहती थी ये। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया। अमीर ए आखूर में आपको बता चुका, जो अस्तबल का चीफ होता था, घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता था। और ये कब मारा गया अमीर ए आखूर, अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया। अब ये समझना कहानी, क्योंकि रजिया को ये लोग हरा तो सकते नहीं थे, तो इन्होंने पहले क्या किया कि रजिया का चरित्र के बारे में बातें करनी शुरू की, और एक अभियान चलाया 40 सरदारों ने, जिसको कहते हैं कानाफूसी का अभियान। तुमको पता है रजिया कैसी है? कानाफूसी का अभियान, पता है तुमको रजिया कैसी है? उसने पूछा भैया बताओ ना रजिया कैसी है। बोला रजिया का चक्कर है, ये एब्नीशियाई गुलाम था, काला गुलाम था, अफ्रीकन गुलाम था, एक दास था, याकूत। बोले उसके साथ उसका चक्कर है। बोले हाँ भैया सच में, पानी का चक्कर गुलाम के साथ? बोले हाँ, जब कभी वो घोड़े पे बैठती है ना, तो उसको वो बिठाता है पकड़ के खुद ही, और हमेशा उसके साथ रहता है। जबकि इतिहासकार ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक मिथ फैलाया गया, या जो भी हो। कहने की बात है, इस कानाफूसी के अभियान में ये 40 सरदार बहुत कामयाब हुए, और दरबार में ये बातें होने लगी, रजिया के खिलाफ बातें होने लगी। मतलब रजिया कहां फंस गई, रजिया गुंडों में फंस गई। मतलब लोगों ने चालाकी की रजिया को फंसाने के लिए, रजिया ऐसी नहीं थी, रजिया तो शासन को बहुत अच्छे से चलाना चाह रही थी। अब मैंने बताया इसके खिलाफ जो विद्रोह हुए, एक तो बताया मैंने लाहौर और मुल्तान में कबीर खान ने किया, उसको इसने दबा दिया। दूसरा विद्रोह तुरंत अल्तुनिया ने किया, अल्तुनिया का विद्रोह तबर हिंद भटिंडा पंजाब में, समझना, विद्रोह कर दिया अल्तुनिया ने। तो अल्तुनिया ने क्या कर लिया कि रजिया को बंदी बना लिया। यहां क्या हुई, रजिया बंदी बना ली गई। असली तरह से रजिया गुंडों में यहां फंसी। रजिया ने सोचा लाहौर, देखो इधर भाई, यहां सिंध था, यहां मुल्तान था, फिर इधर आक्रमण, यहां विद्रोह हो गया, तो रजिया ने सोचा दिल्ली बाद में जाऊंगी, पहले ये यहां
पंजाब वाले इस विद्रोह को दबा देती हूँ। लेकिन यहाँ रजिया बंदी बन गई। दुनिया मजबूत था, पर दुनिया ने बांध के बिठा रखा है रजिया को, मतलब बांध के ऐसे नहीं, कुर्सी पे बिठा रखा है और बोल रहा है रजिया बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब रजिया क्या बोले बेचारी, रजिया की बुद्धि खराब है, कह रही तो मैं तो दिल्ली छोड़ के आई कि इनके सबको पीटूंगी जा करके, ये तो दिक्कत हो गई है। इधर ये भाई साहब जो बाकी के 39 हैं ये इकट्ठे हो गए हैं, जश्न मना रहे हैं। ये भी जो हार चुका था ना कबीर खान, वो भी जश्न मना रहा है, बोला रजिया फंस गई, मजे आ गए। और इसी को नहीं बुलाया। मैंने बोला अल्तुनिया को ना बुलाना उन 40 सरदारों की उस समय की सबसे बड़ी गलती रही। भाई उसको बुलाना चाहिए ना जिसकी वजह से तुम जश्न मना रहे हो। अब इसको भाई साहब को बुरा लगेगा नहीं लगेगा अल्तुनिया को, कह रहा तुम्हारी मतलब मुझी को नहीं बुलाया, मैंने सारा काम किया है, सारा कांड मैं कर रहा हूं और मुझी को बुला नहीं रहे हैं। बोला रजिया बड़ी दिक्कत की बात है। इतने में रजिया ने भी आंख आंख मार दी इसकी तरफ, बोला अल्तुनिया आई एम योर्स, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू अल्तुनिया। अल्तुनिया कहाँ, रजिया सुंदर थी। अल्तुनिया ने सोचा कि ये ठीक है, उसने बोला कि मैं दिल्ली की शासिका हूं, अभी तुम्हारे यहाँ आई हूं, सबको नहीं पता है कि मैं हार गई हूं, बस खबरें हैं, अफवाह है। अभी तुम मेरे साथ झंडा लेके ऊपर चलो कि मैं अल्तुनिया और रजिया सुल्तान साथ है। तुम सरदार, तुम ताकतवर, सेना तुम्हारे पास मजबूत है और दिल्ली की शासिका रजिया सुल्तान तुम्हारे साथ है, तो दिल्ली पे चल के बनो ना माई हस्बैंड, और दिल्ली तुम्हारी। यहाँ को अच्छा लगा ऑफर और सही भी था। अल्तुनिया ने कहा आई एम ओनली योर्स, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम मेरे सपने में आती थी और मैं हमेशा से सोचता था मेरे सपनों की राजकुमारी कब आएगी, मतलब वो डायलॉग्स रहे होंगे कुछ। तो रजिया की बात है, रजिया को फिर मुक्त किया गया, ये चल दिया दिल्ली की तरफ। अब इनको देखो, अब ये मैसेज पहुंच गया उनसे पहले कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों आ रहे हैं, तो उनकी जितनी भी सेनाएं थी उन्होंने लगा दी कि इनको मारो। दोनों, रजिया मतलब खुद का भी नाश ले गई और साथ में अल्तुनिया का भी नाश ले गई। ठीक है, रजिया की हत्या अब जैसे ही दिल्ली पहुंची तो उल्टे भागने को मजबूर हो गई। भागी तो कहते हैं कि बहुत सारे इसके बारे में मिथ है। भागी तो एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, शाही वस्त्र थे, कपड़े पहन के ऐसे लेटी हुई थी, एक किसान ने हत्या कर दी कहते हैं, देख करके लूट मार के लिए इतने शाही वस्त्र, सोती हुई रजिया की हत्या कर दी। कहने का मतलब है दोनों की अगले दिन हत्या कर दी गई। उसके बारे में स्पष्ट नहीं है कैसे हुआ, कहाँ हुआ। रजिया की तो कब्र को लेकर भी बोलते हैं कि टोंक राजस्थान में इसकी कब्र है, और आप दिल्ली जाओगे वहाँ चांदनी चौक के पास में, तो वो जो गलियां हैं चांदनी चौक में भी बताते हैं कि इसकी कब्र है, उसके लिए भी है। ठीक है, आकाश यादव कह रहे सर आपने अपना डायलॉग बोल दिया। नहीं, मेरा डायलॉग नहीं, ये हर आशिक का यही डायलॉग होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मत वही माना जाता है कि डाकुओं ने कैथल में इसकी हत्या की थी 13 अक्टूबर 1240 को। डाकू कौन है किसी को नहीं पता। कहते हैं कि वो डाकू एक किसान को कहा गया कि उसने लूटने के लिए देखा रजिया आराम कर रही थी, सो रही थी, जवाहरात वगैरह इसने पहन रखे थे, तो इसलिए रजिया की हत्या कर। बहुत बढ़िया, चलो भाई। कहने की बात है फाइनली रजिया की क्या हो गई, हत्या हो गई। और ये अभियान कौन चला रहा था बताएंगे एक बार। रजिया के खिलाफ षड्यंत्र का नेता कौन था, सारे बच्चे बोले एतगीन। तो इल्तुतमिश का एक छोटा भाई था रजिया का भाई, एक तो कौन हो गया रुकनुद्दीन फिरोज जो अयोग्य साबित हुआ। अब ये ढूंढ के लाए बहराम शाह को, बोले लड़की गद्दी पे नहीं रहेगी, बहराम शाह गद्दी पर रहेगा, इल्तुतमिश का बच्चा है। तो क्या बोलते हैं रजिया का भाई, कोई दिक्कत। इसने अपना नायब ए मुमलिकात एतगीन को नियुक्त किया। ये वही एतगीन, मतलब शक्ति किसके सेंटर में है इस टाइम, एतगीन के पास है, क्योंकि कॉन्स्पायरेसी इसने की, सारा षड्यंत्र इसका था। तो सारे लोग इसके साथ हो गए। बोले भी एतगीन की प्लानिंग एकदम बढ़िया थी। एतगीन ने बोला तुम सारे मेरे साथ आओ, मैं मजे करवाता हूं तुमको। तो कहने की बात है नायाब ए मुमलिकात सबसे बड़ा पद बना प्राइम मिनिस्टर। जैसे देश में आप समझ सकते हो ना
अच्छा, हमारे देश में राष्ट्रपति की ताकत ज्यादा है प्रधानमंत्री की, तो आप कहेंगे भैया देखने के रूप में तो राष्ट्रपति की ज्यादा है, लेकिन वास्तविक रूप से जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो ये बहराम शाह एक राष्ट्रपति की तरह था, और नायब ए मुमलिकात पद, इसको बहुत सारी ताकतें दी गई, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन सुल्तान कौन है? बहराम शाह। इसने एतगीन की हत्या करवा दी है। अभी कह रहे हो भैया सबसे बड़ी ताकत और हत्या, तो कहते हैं कि कभी कभी सो ऑफ ले डूबती है, और सो ऑफ ले डूबी एतगीन को। एतगीन भाई साहब ने क्या सोचा कि इतनी बड़ी पोस्ट है, तो ये बहराम शाह इतना बवंडर नहीं करता था। बहराम शाह के गेट के आगे 2 हाथी थे, इसने सब कुछ डबल कर दिया। बोलो सुल्तान के यहां 2 हाथी है, मेरे गेट के आगे 4 हाथी रहेंगे, और हर टाइम गाजे बाजे के साथ में। इतनी मतलब, बोलते हैं ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना एकदम दिखाने के लिए, गाड़ियों का काफिला। तो इसके पास काफिला ज्यादा था। अब राजा के सामने काफिला लेके चल रहा है उसी का आदमी जिसने उसको पोस्ट पे रखा है, तो ईर्ष्या तो होगी। इसने बोला तेरा दी एंड कराएंगे, और इसका दी एंड करा दिया। नायाब मुमलिकात खत्म। तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया। ये इंपोर्टेंट डेट है, ये बात याद रखें। और यहां पर लाहौर को लूटा था इन्होंने, लाहौर को लूटा, क्योंकि लाहौर में इस समय था आपका एक तुर्क सूबेदार मलिक करकस, वो भाग गया था तोड़ करके। तुर्क सूबेदार मलिक करकस था यहां पर। और जब मंगोलों का आक्रमण, मंगोल कहां से आए थे कमेंट सेक्शन में बोलें, कल मैंने बताया आपको, चंगेज खां मध्य एशिया, मिड एशिया से आए। और जब ये आक्रमण कर रहे थे उस समय ये मुस्लिम थे या नहीं थे? तो आप क्या कहेंगे, मुस्लिम ये नहीं थे उस टाइम। ये उस टाइम बौद्धों से विकृत होकर के हिंसा का रूप, समानिष्टवादी जिसको हम बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या करा? तो एक किसके समय पर आपका मंगोलों का आक्रमण बचाया था? इल्तुतमिश ने। मैं विकल्प देकर के आपसे पूछूं, मुझे बताएं कि किसके समय पर आक्रमण हुआ मंगोलों का? आराम शाह, बहराम शाह, ऐबक, ऐबक, या फिर एक और नाम हम ले लेते, रजिया सुल्तान। बताएंगे किसके समय पर हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? बहराम शाह के समय पर हुआ। ठीक है, ये कभी भी आप लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, अब ये 1240 से 42 तक रहा, क्योंकि इसने हत्या करा दी, तो इसकी जगह एक नायाब ए मुमलिकात कलब खां को भी बनाया इसने, बाद में उसकी भी हत्या करवा दी। अब ये 40 सरदार सोच रहे हैं यार इसको अच्छा राजा बनाया, ये हमारी हत्या कराया जा रहा है। तो इसकी कुलीनों ने मिलकर, इनको बोलते थे 40 कुलीन सरदार, क्योंकि ये पहले दास थे लेकिन अब मजबूत हो चुके थे। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बहराम शाह की 1242 में हत्या करा दी, जो आपके याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और याद रख लेना 1242 में इसकी हत्या किसने की थी? हत्या कराई कुलीनों ने। कमजोर की हत्या कर दी जाती है, और बहादुर की, मतलब ये दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है, कमजोरों की तो हत्या हुई है, और जो मजबूत शासक थे वो स्वाभाविक मौत मरे। ठीक है, कोई दिक्कत? सर काना फूसी का अभियान समझ में नहीं आया सर। गौरव कुमार, आपके कान कमजोर हैं मेरे दोस्त। काना फूसी मतलब, जैसे अब लोग क्या करते हैं, जब किसी को नहीं देख पाते हैं, किसी की तरक्की नहीं झेल पाते हैं, तो उसके बारे में बुरी चीजें फैलाना शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं किसी कान में तुझे, इसको बोलते हैं काना फूसी का अभियान। मतलब लोगों ने गलत बातें रजिया के बारे में करनी शुरू कर दी। आपके गांव में आप सफल हो जाओगे, आपके मोहल्ले में आप सफल हो जाओगे, क्या बोलेंगे जाकर के? बोलेंगे नौकरी लग रही है कहीं आज सरकारी, हमें पता है उसने कैसे अपनी नौकरी लगाई है, 8 लाख रुपए दिए हैं उसने, 10 लाख दिए। ऐसे लोग बात करते हैं, ये होता है। तो लोग कानाफूसी मतलब ऐसी बातें करते हैं कि जिससे वो चीजें डिग्रेड हो जिसने प्राप्त की है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ इसका, सबसे अच्छा, तुम्हें हंसी भी आएगी थोड़ी। मतलब एक टाइम पे मैं बीमार था जैसे, तो डॉक्टर ने बोला था मतलब कि बोलना बोलना नहीं है, और ये T3 T4 यहाँ की जो ये आपकी थायराइड वाली है, इसमें दिक्कत थी बोलने की वजह से, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा थी, तो हो गया। मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने की जी इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्लास ना ले पाए। हाँ, क्लास की संख्या कम हो सकती है। तो उस टाइम ये होता था कि हेल्थ का कुछ ऐसा इशू हुआ, एक तो टट्टी डकार सी थोड़ी, और वो हुआ था जनरली मतलब खाने वाने का ध्यान ना रखने की वजह से, क्योंकि उस टाइम तक घर के आए नहीं थे यहाँ पर, और खाने का ऐसे ही रहता था थोड़ा।
तो हुआ क्या कि एक लड़के का मैसेज आता है हमारी ही टीम के किसी और टीचर के पास में, और उस टाइम मेरी हालत ऐसी रहती थी क्लास में कि 1 घंटा मैं पढ़ा पाऊँ तो मतलब आंखें भी बंद हो जाती थी। तो पता है क्या कह रहा हो लड़का, उस मैसेज करके कह रहा जी वो गुरुजी नशा करके आते हैं क्लास में, और वो पक्का मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वो शराब पी के क्लास में आते हैं। भाई तुम धन्य हो। मतलब चुगली कर दी। ठीक है, समझ गए अब तो, हम सब कर दो इस बात पे आगे। अब रुकनुद्दीन फिरोज को तो हत्या करके इन लोगों ने बोला अब किसको बैठाएंगे, अब मसूद शाह को, जो रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। ये 40 अमीर अब कौन लेके आ रहा है गद्दी पे? 40 अमीर लेके आए हैं गद्दी पे। बोलेंगे अब किसको? मसूद शाह को बैठाते हैं। ये बात याद रख लेना, मसूद शाह के बारे में याद रख लेना। यहां दरअसल में जो काम किया था, ये इसको गद्दी पे बिठाने का किसलू खां एक व्यक्ति था। क्या था? किसलू खां। ठीक है, चलो भाई। किसलू खां एक व्यक्ति था जो कौन है? एक शमसी कुलीन है। शमसी कुलीन का मतलब है कि उन 40 शमसी सरदार उनको बोलते थे, उन 40 सरदारों में से एक है किसलू खां। तो ये किसलू खां को बोलते हैं 40 सरदार। आप कहेंगे जी 40 सरदार खुद क्यों नहीं बैठ रहे हैं जब इतने पावरफुल है? तो उन्हीं में से एक किसलू खां है। किसलू खां से बोला गया कि भाई तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाओ, तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाओ। तो किसलू खां ने स्वयं गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। उसको पता था बेटा बैक एंड पे मजा लेते रहो, यह गद्दी बड़ी खतरनाक हो चुकी है, इसमें पता नहीं है कब गर्दन कट जाए। मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया गया। मतलब गद्दी पे बैठने से भी लोग डर रहे हैं। आगे आएंगे। नसरुद्दीन महमूद, कहने की बात आप कहेंगे भैया मसूद शाह को फिर क्या कर दिया गया? मसूद शाह को बाद में हटा दिया गया। अब बात आती है नसरुद्दीन महमूद की। ये भी इल्तुतमिश का पुत्र है एक, जिसको इतिहास में हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन अभी लगभग 4 वर्ष पहले ही आपका जो इतिहासकार हैं, मैं नाम भूल गया, जेल मेहता। तो जेल मेहता जी ने अपने शोध के द्वारा यह सिद्ध किया है कि इल्तुतमिश का पुत्र नहीं था, ये पोता था। मतलब बड़े बड़े इतिहासकारों ने, बर्नी तक ने इसको इल्तुतमिश का पुत्र लिखा। ठीक है, और आपका मिनहाजुस सिराज ने इसको इल्तुतमिश का पुत्र लिखा। लेकिन अभी हाल ही में सिद्ध हो चुका है कि नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा नहीं था, इल्तुतमिश का पोता था। आप भी याद रखेंगे इस बात को। पोता मतलब कौन से बेटे का जी? ये था महमूद था जो 1229 में एक्सपायर हुआ, तो उस समय उसकी जो विधवा थी वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, नसीरुद्दीन का, नसीरुद्दीन महमूद जिसकी याद में क्या बनाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये नसरुद्दीन महमूद का बेटा है। कौन? सॉरी, नसरुद्दीन महमूद लिख रहा हूं मैं, महमूद का बेटा, सिर्फ महमूद लिखें, इसीलिए उसका नाम रखा गया नसरुद्दीन महमूद। सिर्फ महमूद याद रखेंगे, महमूद का बेटा। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा भैया, इसीलिए इसका नाम नसरुद्दीन महमूद रखा गया अपने पिता की वजह से? हाँ। और जब ये इस गद्दी पर बैठ रहा है ना 1246 में, तब उस समय दिल्ली में नहीं था, इसको स्त्री वेश में लाया गया, दिल्ली की गद्दी पर इसको बिठाएंगे। बोलेंगे भाई ठीक है, भैया सरदार कितने बचे होंगे अब? अबे सरदार वो 40 का संगठन होता था, कोई एक नहीं होता था, वो एक 40 एक नियुक्त कर लेते थे, उसमें तो 40 ही बने रहते थे, मूर्खू। ठीक है, तो बात समझ गए, ये इल्तुतमिश का बेटा नहीं है। सल्तनत काल का औरंगजेब इसको कहा गया, गद्दी पर इसको बिठाया गया। ठीक है, ये बात याद रख लेना। तो सल्तनत काल का औरंगजेब कहने से क्या मतलब है जी? जब आप औरंगजेब के बारे में जानोगे तो औरंगजेब के बारे में आप एक बात जानोगे कि औरंगजेब अपने पर्सनल खर्चे नहीं करता था। जैसे बहुत सारे राजा थे, वो मतलब 50 पत्नी रख ली, 100 शादी कर ली, 100 बीवी हैं, हर दिन के लिए अलग वाइफ है। ठीक है, एक महीने में 30 वाइफ है, ये 30 बंद हटा दी, फिर 30 पत्नी और अगले महीने के लिए, ऐसे करते थे राजा। लेकिन औरंगजेब को आप देखोगे, औरंगजेब बहुत कट्टर है, हिंदुओं के प्रति बहुत कट्टर है, लेकिन वो पर्सनल औरंगजेब जो है वो कोई खर्चा नहीं करता। तो औरंगजेब कहां है? औरंगजेब है मुगल शासन में।
ये सल्तनत काल का औरंगजेब इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नसरुद्दीन महमूद भी कोई खर्चा नहीं करता था अपने पर्सनल खर्चों पे। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, कुरान की प्रतियां लिखता था, कॉपीज लिखता था, कुरान को लिखने का शौक था इसको। और इसने सिर्फ 4 शादी की। आप कहो भैया सिर्फ 4 बोल रहे हो, दरअसल में जो मुस्लिम लॉ है उसके अनुसार एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है। व्यक्ति से मतलब एक पुरुष 4 स्त्रियों से शादी कर सकता है, लेकिन एक स्त्री सिर्फ एक शादी कर सकती है। ये मुस्लिम लॉ के अनुसार है, ठीक है। जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू विवाह अधिनियम है, उसके अनुसार क्या है कि हम एक शादी कर सकते हैं अगर हमारी पत्नी जीवित है, और दूसरी शादी अगर हम करेंगे तो हमें पहली वाली से परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ सी परमिटेड, अगर उसने परमिशन दे दी तो हम दूसरी पत्नी रख सकते हैं। तीसरी लेकर आओगे तो पहली 2 की परमिशन जरूरत पड़ेगी। जनरली एक पत्नी जीवित है तो दूसरी पत्नी रखने का प्रावधान हिंदू धर्म में नहीं है। तो नसीरुद्दीन महमूद ने उस जो लॉ था उसको भी फॉलो किया, 4 ही वाइफ रखी। अब सिर्फ 4 मत कहना, ये वास्तव में बहुत कम है। राजाओं की उस टाइम पे 100 200 200 और ऐसे मतलब पत्नी के अलावा और भी लड़कियां रखते थे ये। तो नसीरुद्दीन महमूद कायदे कानून से चल रहा है। ठीक है, आगे आएंगे। नायब ए मुमलिकात इसने बनाया बलबन। इस पोस्ट को जानते हो, यस और नो? नायब ए मुमलिकात, मैंने बोला ये प्रधानमंत्री पद था, तो नसरुद्दीन महमूद जिस समय नियुक्त हुआ तो इसको लेके आने का क्रेडिट था बलबन का। उन 40 सरदारों में उस समय तक सबसे प्रमुख सरदार बन चुका था बलबन। बलबन लेकर के आया नसरुद्दीन महमूद को, ठीक है। महमूद बलबन का दामाद था। समझ रहे हो बलबन कितना इंटेलिजेंट होगा? बलबन का दामाद मसूद शाह भी है। बलबन ने अपनी 2 लड़कियों की शादी, एक की शादी मसूद शाह से भी की थी और एक की शादी नसरुद्दीन महमूद से कर ली। एक तो सबसे बड़ी पोस्ट ले ली पीएम की, और क्या कर दिया, इसको अपना दामाद और बना लिया। सीधा आदमी है, और ये इतना सीधा है नसरुद्दीन महमूद, इसने 40 सरदारों से ये वादा किया, भाई साहब तुम्हारे कहे बगैर ना तो पानी पीऊंगा, ना खाना खाऊंगा, ना सोने जाऊंगा। आप कहोगे ना भैया ये कैसे 20 साल तक रह गया, तब 2-2 साल 4-4 साल रह रहे हैं, क्योंकि उन सब ने अड़ंगे डाले 40 सरदारों के काम में, और इसने 40 सरदारों से सहमति कर ली कि ये बोलोगे ना, जैसे वांटेड में सलमान खान को नहीं सोने, वांटेड में सलमान खान ने नहीं सोने दिया प्रकाश राज को, ऐसे जगा के रखा, तुमने देखी वांटेड? तो ये ऐसा था, बोले नहीं सोएगे तो नहीं सोने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नायब मुमलिकात बलबन बन गया। महमूद बलबन का दामाद था, ये बात याद रख लें। और तमसी वंश का खात्मा हो गया, प्रथम अलबरी वंश भी खत्म हो गया। किसके साथ में? आपका जैसे ही खत्म हुआ नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद के ही समय जो इतने बड़े इतिहासकार का नाम आप सुनते हैं, मिनहाज उस सिराज का, ये इस समय दिल्ली का जज था। मिनहाज उस सिराज क्या था? ये इस समय दिल्ली का काजी बोलते थे, जैसे आज जज होते हैं ना, तो इनका भी न्याय विभाग होता था। दिल्ली का काजी कौन था? ये नसरुद्दीन महमूद के समय था, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है, कोई परेशानी? कहने की बात है कि नसरुद्दीन महमूद 1266 तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, क्योंकि ये 40 सरदारों के खिलाफत नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ? तख्ती का जो केंद्रीयकरण हो चुका है वो बलबन के हाथ में हो चुका है। और कहते हैं कि नसरुद्दीन महमूद के बारे में 2 स्टेटमेंट है, कहते हैं अपनी मौत मरा, और कहते हैं कि बलबन ने उसको जहर दिला दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर चीन के राजा ने कितनी शादी की थी? अपने मन से मान लो तुम कितनी। है कोई प्रश्न तुम्हारा निर्मेश कुमार? चीन के राजा ने कितनी शादी की थी? चीन में एक राजा हुआ है? कितने राजा हुए हैं? किसकी बात कर रहे हो? और चीन के राजा का इस समय क्या मतलब है? मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? पगलू है? खोपड़ी? बेटा पड़ोसी की शादी होगी, बड़ी मलूक सी बहू आएगी उसकी, और तुम ऐसे देख रहे हो दूर से बैठ के। मेरी भी नौकरी लग जाती, मेरी भी शादी होती, मेरा भी अच्छा चलता। और बच्चे कल को कहेंगे ना, पापा जी फीस, अब सरकारी स्कूल में जा, अब इधर जा, अब तेरे लिए कुछ नहीं है, तब तुमको शर्म नहीं आएगी? क्योंकि जब तुम्हारे मेहनत करने का समय था तो तुम मेहनत करते नहीं हो, ठीक है। ये देखो ध्यान से। और ये एक बच्चा है कह रहा हिस्ट्री कितने दिन में खत्म हो जाएगी? हिस्ट्री पेपर के पहले दिन खत्म होगी।
सब मजाक कर रहा हूँ। जब तक आपका 8-10 दिन पहले इसको खत्म कर लेंगे, भाई अभी शुरू किया है, प्लीज विनम्र निवेदन है, अभी शुरू की है। इस तरह के बच्चे जब क्लास के शुरू में आ जाते हैं कि कब खत्म होगी, मत करो ऐसी बातें। ठीक है, बोलेंगे भाई इसका। सर औरंगजेब, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बच्चे का भी ध्यान पड़ा मेरा। सर औरंगजेब को क्यों नहीं कहते नसरुद्दीन महमूद? नहीं, ये सल्तनत काल का है, क्योंकि औरंगजेब नसरुद्दीन महमूद की तुलना में एक बड़ा शासक है। तो प्यारे बच्चे, बड़े शासक से छोटे की तुलना की जाती है हमेशा, ये याद रख लेना। जैसे हम बोलते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, नेपोलियन एक बहुत बड़ा शासक है यूरोप में, समुद्रगुप्त उसकी तुलना में एक छोटा शासक है, इसलिए उसको बोलेंगे भारत का नेपोलियन। ठीक है। आगे आएंगे। इसके लिए बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, 1265 से 87। तो ये वर्ष कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, इसको 65 भी बहुत जगह लिखा होता है, इतिहासकारों के अनुसार भी इसको 65-66 लिखा जाता है, तो वो एक ही बात है, जबकि सही डेट क्या है, वो 66 है। बलबन, इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रथम इलवरी वंश कहां से है, याद रखना। ऐबक जो था, ऐबक के वंश को कहा जाता है जो 1210 से लेकर के और 11 तक था, ऐबक और आराम शाह। इसको बोलते हैं हम कुतुबी वंश। क्या बोलते हैं इसको, कुतुबी वंश। फिर आया आपका इल्तुतमिश यहां से, और इल्तुतमिश से लेकर के, यानी इल्तुतमिश कब से आता है आपका, 1211 से लेकर के और 1266 तक, यानी ये है आपका फर्स्ट इलबरी, क्योंकि इल्तुतमिश इलबरी जाति का था। ठीक है, और इलबरी जाति का ही है बलबन। तो बलबन कह रहा है कि हम वो वाले इलबरी नहीं है, हम अलग इलबरी हैं, वी आर द डिफरेंट इलबरी। अलग इलबरी अपने आप को मानता है, इल्तुतमिश की इलबरी जाति का नहीं मानता। तो यहां से इतिहासकारों ने कहा है कि ये द्वितीय इलबरी वंश था। ठीक है, जिसको बलबन के नाम से हम बलबनी वंश भी कहते हैं। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। और समझना तुम, दुनिया में कोई ताकत है, बलबन कितनी ताकत है ये समझना। यह किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, छोटा सा आदमी था, 3.5 फुट का। इसको बाजार से खरीद कर लेके आया कौन, इल्तुतमिश। बोला कि ये घोड़ों के नीचे से भी सफाई कर देगा, घोड़ों के नीचे पहुंच के घोड़ों को साफ कर देगा, इतना छोटा बलबन है। बोला ना कि ये हट्टे कट्टे जो आपके वो होते थे दास, उनको तो ये खरीदते ही थे, मजबूत दास को, युद्ध में काम आएंगे। ये छोटे वोटे अपनी जरूरत के हिसाब से, पतला है ठीक है, इसको सुरंग खोदेंगे, यहां घुसा देंगे, ऐसे समझो ध्यान से। यह इल्तुतमिश का गुलाम था, और इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन, सच का नाम। इसकी उपाधि है उलूग खा, और यह उपाधि दी थी इसको महमूद ने। उलूग खा मीन्स कि बड़ा दयालु, बड़ा महान व्यक्ति। तो नसरुद्दीन महमूद का ये ससुर है, तो नसरुद्दीन महमूद अपने ससुर की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि महान है हमारे ससुर जी। ऐबक, ऐबक नहीं सॉरी, बलबन महान है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? तो ये बलबन का कॉमन इंट्रो है। क्या है, बलबन का ये कॉमन इंट्रो है। अच्छा, एक चीज रहेगी, जैसे मैंने यहां नाम बोला उलूग खां, इसकी एक उपाधि और कही जाती है जिल्ले इलाही, ये भी नोट कर लें, जिल्ले ए इलाही। अब यहां से मजा आएगा बात में। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, और समझना बात को, ईश्वर की छाया। अब क्योंकि बलबन एक पोस्ट मिली थी, बलबन को नायब मुमलिकात किसके टाइम पे, नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे। तो नसरुद्दीन महमूद गद्दी पे कब बैठा था, 1246 से लेकर के 1266। तो 46 में ही इसने सेटिंग कर ली महमूद से। सेटिंग मींस कि नायब मुमलिकात पद मुझको मिलेगा, मैं बैठा रहा हूं तुमको, तो ठीक है। लेकिन ऑफिशियल घोषणा होती है नायब मुमलिकात पद की 1249 में, ये समझे बस, सिर्फ बैकआउट पर्दे पीछे की बात है। तो 1249 में जब घोषणा हुई, तो बलबन को देखते हुए लोग समझ गए बेटा ये हालत खराब करेगा। तो बलबन का विद्रोह हुआ। एक व्यक्ति था रेहन, उसने बोला नायाब मुमलिकात नसरुद्दीन महमूद मुझको बनाओ।
बलबन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, खुद को मजबूत कर रहा है और एक दिन तुमको गद्दी से हटा करके तुम्हारा गला काट देगा। वो बातों में आ गया रेहन की बातों में नसरुद्दीन महमूद, और एक बार बलबन को नायाब मुमलिकात पद से हटाया गया था, लेकिन वो रेहन खुद चापलूस था, और वो जब अयोग्य साबित हुआ तो नसरुद्दीन महमूद ने फिर वापस बलबन को बुलाया था। बोले बलबन प्लीज कम बैक, यू आर वेलकम। तो बलबन मतलब ये सिद्ध हो चुका था कि बलबन के अलावा नायाब मुमलिकात कोई नहीं होगा। अब समझा बात, समझे। जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया, तो बलबन ने कहा मैं ईश्वर की छाया हूं। ईश्वर के बाद अगर कोई ताकत है इस दुनिया में तो वो बलबन है, और कोई नहीं है। इस पूरी धरती पे कोई नहीं है, सिर्फ बलबन सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर के बाद खुद को बोल रहा है कि मैं हूं। कभी कभी अपन को लगता है अपन भगवान है, ऐसी वाली फीलिंग आई किसको? बलबन को। अब बलबन ने सोचा बेटा अब तो छोटा सा आदमी है, खौफ तो बनाना पड़ेगा। बहुत सारी कह रहा कि खुदा के बाद मैं हूं, नियाबत एक खुदा ही खुद को कह देता है। खुदा के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ मैं हूं। अब बलबन का समझो एंट्री कैसे हुई थी। बहराम साहब 1200 शासनकाल, आप बताओ इसका कब से कब तक है बहराम साहब? 1240 से 42। तो इसके समय पहले तो इसको खरीदा था इल्तुतमिश ने बलबन को, तरक्की हुई, अमीर आखूर बना उसी के समय इल्तुतमिश के, काम करता गया। फिर अमीर शिकार बना, शिकार विभाग का प्रमुख बहराम शाह के समय पर। अमीर ए आखूर, ठीक है, अस्तबल का प्रमुख, ये किसके समय पर बना था? ये सॉरी मैं इल्तुतमिश बोल रहा था, मसूद शाह के समय पर ये बना था। ये मसूद शाह के समय पर, किसके समय पर बनता है? मसूद शाह के समय पर ये बना, ठीक है। लोह एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ इसने अपनाई, मेवातियों के खिलाफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे भैया ये लोह और रक्त नीति थी क्या? दरअसल में प्यारे बच्चे, ये जो नई दिल्ली का क्षेत्र था इसके पास ये राजस्थान की तरफ ये मेवात क्षेत्र है। तो ये जो मेवात के लोग थे ये दिल्ली में इतनी लूट करते थे, मतलब ये समझो कि बलबन के महल के नीचे लूट करके चले जाते थे, लोगों को थपड़ा के चाटे मार के सामान लूटा और गायब। बड़े लुटेरे थे, लोगों की घर की दीवारें फोड़ दी, उसमें कुमल किया, थोड़ा सा सामान लूटा, गायब। और इतना लोगों को परेशान करते थे कि जो पानी लेने तालाब से जाते थे तो कुछ नहीं मिलता तो उनको नंगे भेजते थे कि जाओ तुम दिल्ली में अपने घरों को। मतलब सबसे नालायक थे उस समय ये लूटपाट करने में। बलबन को बात पता चली, बोला बलबन तेरे महल के नीचे लूट हुई, मेवातियों ने की। तो 3000 अफगान, और मेरा ये स्टेटमेंट याद रख लेना, आगे मैं तुमसे पूछूंगा 3000 अफगान किसके टाइम पे आए थे। बलबन ने बोला 3000 अफगानी जो सबसे ज्यादा बलशाली और शक्तिशाली हो वो मुझे चाहिए। और मेवातियों के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली के पास जंगल बहुत थे, इसने सारे जंगलों को कटवाने का आदेश दिए, पुलिस चौकी बनवाई और बोला जितने भी मेवाती हैं इनकी हत्या कर दो, इनके बच्चों की हत्या कर दो, इनका नामो निशान नहीं बचना चाहिए। और उन 3000 अफगानों ने लगभग 2 महीने तक रक्तपात किया। लोहा मतलब तलवारें चली और रक्त मतलब रक्त बहा, इसी को बोलते लोहा और रक्त, लोहा एवं रक्त नीति, ठीक है। आगे आएंगे। तुर्क ए चहलगानी का अंत किया। अब इसमें तुर्क ए चहलगानी का अंत करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे एक था मलिक बकबक, ये नाम आपको पता होना चाहिए, मलिक बकबक। ये सिर्फ नाम याद रखें, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मलिक बकबक ये था बदायूं का, ये बात याद रखें। मलिक बकबक के साथ एक हैबत खां याद कर सकते हैं, हैबत खां, ये था अवध का, 39 सरदारों में, ठीक है, हैबत खां। अब समझो ध्यान से, इसने तुर्क के चहलगानी का अंत किस तरह से किया। तुर्क के चहलगानी समझते हैं ना? तुर्क के चहलगानी किसने बनाई थी, कमेंट सेक्शन में बोले एक बार। तो इसने बोला कि तुम लोग बाहर से मंगोल आक्रमण होते रहते हैं, तुम भैया तुम भारत की सीमा की रक्षा करो बाहर से जाकर के। दिल्ली से बहुत दूर इन्हें भेज दिया, किसी को कहीं किसी को कहीं, अलग अलग कर दिया, सबको अलग अलग। मतलब उनकी ताकत थी ना एक जगह होने की, तो उस ताकत को तोड़ना चाह रहा है। अब क्या करता है
कि एक व्यक्ति है जो बदायूं, यूपी के बदायूं में गवर्नर है मलिक बकबक, वो आक्रोशवश किसी एक व्यक्ति की स्थानीय अपने वहां एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। और बलबन ने अपने गुप्तचर, एक गुप्तचर विभाग था इसका, वरीद जो इन्हें लोग बैठाए थे, स्पाई जासूस इसने छोड़ रखे थे कि मुझे इन 40 की जासूसी चाहिए। तो इसको खबर मिलती है कि मलिक बकबक ने किसी एक व्यक्ति को मार दिया है, तो इसने मलिक बकबक को कौड़ों की सजा लगवाई। और कहते हैं कि ऐसे 500 कौड़े मारे गए कि एक कौड़े से हड्डी दिख जाती थी। कौड़े का मतलब बनाए जाते थे वो मोड़ मोड़ करके, आप जानते हैं कौड़े के बारे में, ऐसे कौड़े बजाए जाते थे पहले दासों में। तो कहीं एक कौड़ा लग जाए तो अंदर का सफेद मांस दिख जाए। ऐसे 500 कौड़े मलिक बकबक को इस चीज के लिए मारे गए, और उन्हीं घावों की वजह से मलिक बकबक मर गया। अब इसको खबर जासूसों को देनी थी, तो जो जासूस प्रमुख इसने नियुक्त किया हुआ था बदायूं में, उसने खबर नहीं दी टाइम से, खबर मिली कहीं और से। तो जिसको खबर देने के लिए इसने बिठाया था कि तुम मलिक बकबक के बारे में सब कुछ बताओगे, तो वो टाइम से खबर नहीं पहुंचा पाया, तो उसको बदायूं के गेट पे इसने जिंदा लटकवाया, फांसी दे दी। मतलब खौफ बना रहा है अपना, खौफ, लोग डरे मुझसे। हैबत खान, इसने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया अपने यहां अवध में, इसको सजा दी गई और इसको इतना पीटा गया और बोला गया कि इसको इसकी विधवा जो इस व्यक्ति को इसने मारा, इसकी विधवा को सौंप दो और विधवा निर्णय लेगी। इसको भी 500 कौड़े लगवाए हैबत खान को। तो कहने की मतलब है कि इसने सबकी छोटी छोटी कमियों के लिए या किसी की बड़ी कमी के लिए इसने इस तुर के चहलगानी का सत्यानाश कर दिया, खत्म। राहुल गांधी वाला आता है ना, खत्म। सिजदा, झुकना, पाबोस चूमना और नौरोज उत्सव इसी ने शुरू किए। सिजदा मतलब बोला दरबार में जितने भी तुम लोग हो ना, सारे जैसे ही बलबन आएगा सामने झुकोगे और बलबन के पैर चूमोगे। नौरोज उत्सव है, ईरानियों का एक त्योहार है, इसको शुरू किया गया। ठीक है, अब बात थी, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो प्रथाएं हैं, इसके पीछे की कहानी भी है। बलबन जब दरबार में है तो कोई बीच में नहीं बोल सकता। बलबन जब दरबार में बैठा हुआ है तो कोई बैठा हुआ नहीं रह सकता, सब खड़े होकर सुनेंगे बलबन की बात को। दरबार में बलबन के सामने कोई हंस नहीं सकता। और बलबन ने यह नियम बनाया कि मेरे सामने किसी की मुस्कान नहीं आनी चाहिए, और ना खुद मुस्कुराता था। समझ रहे हो आप, कि ना तो स्माइल, ऐसा नहीं नवीन शर्मा की तरह स्माइल कर दे, नहीं, ना तो स्माइल कोई करेगा ना वो खुद करेगा। खौफनाक रूप अपना भेष बना करके छोटा सा आदमी दरबार में आता, रात को रोता, कमरे में बंद हो गए, रात को लोग खौफ में रहते, भैया बलबन से मुक्ति दे दो, कैसे ही बस बलबन से मुक्ति दे दो। तो रोने के लिए, उसका मतलब जीवन के लिए रोता था कि मेरा जीवन कैसा रहा, छोटी हाइट, क्रूप बलबन था, बदसूरत था बहुत, अपने पुराने समय के लिए रोता था। तो क्या बोलोगे, इसने पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू की। गैर इस्लामिक प्रथा यानी कि ये जो है ये ईरानियों का त्योहार था, ठीक है, नवरोज, इसको हम बोलते हैं कि पारसी त्योहार है। तो पारसी का मतलब मुस्लिम तो नहीं है, तो ये कैसी हो गई, नॉन इस्लामिक सिस्टम हो गया, नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस हो गई कोई, जिसको लागू किया गया। तो दिक्कत, नौरोज बोलते हैं ना, इसका सही नाम नौरोज है, इसको कई जगह आप लोगों को नवरोज भी मिलेगा, एक ही बात होती है। नवरोज त्योहार इसका त्योहार है, पारसी ईरानी लोग इसको मनाते हैं। चलो भाई, फारसी पद्धति में इसने दरबार का गठन किया। किसमें, फारसी पद्धति में। फारसी पद्धति से मतलब था कि इसने सिर्फ तुर्क लोगों को वरीयता दी, इसने किसी हिंदू व्यक्ति को सामने नहीं आने दिया। जैसे अमरोहा है ये उत्तर प्रदेश में, सुनना तुम, तो अमरोहा में एक व्यक्ति था कमल मैया, जिसकी नियुक्ति होनी थी सूबेदार पद के लिए, तो बलबन ने सिर्फ ये कह करके मना कर दिया कि भाई ये व्यक्ति एक कन्वर्टेड मुसलमान, यानी हिंदू से मुसलमान बना, इसीलिए इसको नहीं पोस्टिंग देंगे। ठीक है, तो फारसी पद्धति इसी को बोलते हैं कि इसमें दरबार का गठन किया गया। तो बलबन ने सब कुछ ताकत से इकट्ठा किया, नहीं तो बलबन जिस टाइम बलबन को पोस्ट मिली थी ना, तो राजकोष एकदम खाली था, बलबन के सामने बहुत समस्याएं थी उस समय। बलबन ने ये सब कुछ लागू किया। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। बहुत बार बच्चे इस बात को गलत कर देते, कहते हैं कि भैया नगद वेतन के लिए हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं।
जबकि ऐसा बिल्कुल ठीक आप लोग पढ़ते, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देना। मुझे बताएं, इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? फटाफट से। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा यानी कि जमीन का टुकड़ा, ये किसने देना शुरू किया था सैनिकों को? तो आप कहेंगे भैया इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था। इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी दोस्त? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। लेकिन इल्तुतमिश कब था? 1236 में इल्तुतमिश ही खत्म हो गया, और बलबन है उसके लगभग 30 सालों के बाद में, लगभग 40 साल बाद में बलबन शासन कर रहा है। तो जिनको ये जमीन का टुकड़ा मिला था, तो जमीन का टुकड़ा किसको मिलता था? जो सैनिक होते थे, जो सैनिक सेवा देते थे। लेकिन बहुत सारे लोग अब ऐसे हो गए थे, उनके पिताजी सैनिक थे, लड़का सैनिक सेवा नहीं दे रहा था, वो अपना कुछ काम कर रहा था, लेकिन इक्ता उनसे वापस नहीं ली गई थी किसी से। जो इक्ता जिसके पास पहुंच गई पहुंच गई। तो इक्ता मिलनी किसको चाहिए थी? जो सेना में उसको मिलनी चाहिए थी। तो बलबन ने क्या बोला कि जिनको अभी सेना में नियुक्ति नहीं है, मतलब जो इस टाइम डिफेंस का काम नहीं कर रहे हैं, जो सेना में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनसे ये इक्ता वापस ली जाए और उनको पैसा दिया जाए। तो इसने इस तरह से नगद वेतन दिया। तो इसने नगद वेतन किनको दिया है? जो इस समय इक्ता का फायदा उठा रहे हैं और सेना में काम नहीं कर रहे हैं। बात समझ गए? थम्स अप करें। किसको पैसा दिया है इसने नगद वेतन? कि जिनके नाम पर इक्ता थी और वो इक्ता वाले सेना में इस समय काम नहीं कर रहे थे, मतलब किसी का पोते के नाम पर था, अभी किसी का पुत्र था जो सेना में था, वो मर चुका था, तो इसने वो सारी इक्ताएं वापस ले ली। लेकिन उसका बहुत विरोध हुआ, बाद में बलबन ने अपने इस डिसीजन को बदल लिया था। जब बहुत सारे लोगों ने बलबन से प्रार्थना की कि ऐसा मत करो, बहुत सारे घर इसी वजह से चल रहे हैं। तो विभाग इसने बनाए थे बरीद मुमालिक, जो गुप्तचर विभाग था, मैंने बोला जासूसी बहुत मजबूत इसने कराई थी। दीवाने अर्ज, जो सैन्य विभाग था, जिसके द्वारा इसने दिल्ली को मजबूत किया था, ये बात याद रख लेना, जिसके द्वारा इसने क्या किया? दिल्ली को मजबूत किया। इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी। बलबन के समय 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए, बहुत पूछा जाता है। मंगोल जो बार बार भारत पर आक्रमण करते रहते थे, लेकिन तुम समझो इस समय बलबन जो है वो बीमार है। बलबन इस समय बीमार है, ठीक है। 1279 में मंगोल आक्रमण हुआ एक, तो इस सीमा से होते थे मंगोल आक्रमण हमेशा। और 1279 में बंगाल में विद्रोह भी हो गया, और बंगाल में विद्रोह किया तुगरिल खान ने। तो 1279 ये बलबन का ऐसा पीरियड था जिसमें बलबन बीमार था। बात सुन के जाना, बलबन क्या था इस समय? बीमार। और बलबन कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया, कभी नहीं, खुद अंदर रहा। सूबेदार गए, सेनापति गए, बलबन खुद नहीं गया किसी अभियान के लिए। तो इसने बोला, तुगरिल खान ने स्टेटमेंट दिया, बलबन जब कभी दिल्ली से बाहर नहीं आया, तो बलबन के अलावा ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुगरिल खान को हटा सके। तो सबसे पहले बलबन ने भेजा किसको? आपका अमीन खां को। बोले इस तुगरिल खां को सबक सिखा के आओ रे। अमीन खां गया, अमीन खां हारा गया, बलबन से आके कह रहा बाबूजी मैं हार गया। बलबन का गर्दन काट दो इसका। अमीन खां की हत्या कर दी गई, क्योंकि बंगाली तुगरिल खां को वो नहीं हरा पाया। दूसरा फिर भेजता है आपका तिरमत खां को। तिरमत खां को बोला बेटा तेरा भी यही हाल होगा जो अमीन खां का हुआ है। तिरमत खां गया, बहुत अच्छा लड़ा, बेचारा नहीं सफल हो पाया। वापस आके बोला क्या? बलबन से कह रहा है भाई साहब मैं सफल नहीं हो पाया। सोचो क्या किया होगा बलबन ने। इसका भी गला काट दिया गया। और तीसरा फिर गया स्वयं बलबन, बोला अब हम जाएंगे दिल्ली की इस सीमा से बाहर, हम जाएंगे। और सोचो जब बलबन गया होगा, सब लोगों ने मदद दी बलबन को। पहली बार बलबन बाहर जा रहा, बड़ी सेना लेके गया। तुगरिल खां भाग गया, जाजनगर उड़ीसा की तरफ ये भागा। जाजनगर उड़ीसा में इसको पकड़ा गया। तो ऐसा नहीं मारा इसको बलबन ने, बलबन को यार परेशान कर दिया उसने। जो आदमी उठकर नहीं जा रहा है, जो आदमी नहीं चाहना चाहता दिल्ली की सीमा के बाहर, इसने प्रण लिया कि मैं यहीं से कंट्रोल कर लूंगा, मेरी ताकत इतनी बड़ी है, उसको इसने कितना हर्ट कर दिया कि उसको दिल्ली से बंगाल जाना पड़ा। फ्लाइट तो थी नहीं,
रास्ते में गया होगा, बलबन को कितनी दिक्कत हुई होगी। दिल्ले इलाही, भगवान के बाद जो दूसरा आदमी खुद को मान रहा है उसको कितना परेशान इसने कर दिया। ऐसा तुम सोच सकते हो इसने तुगरिल खां का क्या किया होगा। तुगरिल खां, इसके जितने भी रिलेटिव थे, इस विद्रोह में जितने लोगों ने साथ दिया, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उनसे संबंध रखता था, उनका पड़ोसी, रिश्तेदार, सबको इकट्ठा किया गया, सबको मारा गया। और कहते हैं कि बंगाल के बाजार में 2 किलोमीटर रोड के सहारे ऐसे तख्ते लगाए गए, दूर दूर तक लकड़ी के ऊंचे ऊंचे तख्ते, ये रोड है, ऐसे तख्ते लगाए गए हैं ऐसे, और उन पर लाशें टांगी गई हैं, लाशें, डेड बॉडीज की। बंगाल को ये नजारा दिखाओ कि बलबन की खिलाफत अगर कोई करता है तो उसका क्या हश्र होता है। लाशों से 2 किलोमीटर तक लाशें थी, ऊंचे ऊंचे, कहते कि 20-20 फीट ऊंची उन लकड़ी की दीवारों पर सिर्फ लाशें टंगी हुई थी। और इसका पता है क्या किया तुगरिल खां का? इससे बोला इसकी खाल उतारो, खाल अलग उतार लो। खल बच्चा बनाया जाता है, जैसे भैंस का बच्चा मर जाता है तो भैंस देखती है मेरा बच्चा कहाँ है, तो उसकी खाल उतार लेते हैं बच्चे की, उसके अंदर भूस भूस भर के खल बच्चा बना देते हैं, ताकि भैंस दूध दे देती है बहकावे में कि तेरा बच्चा ही है। इसका खल बच्चा बनाया था तुगरिल खां का, इसकी खाल उतार के उसके अंदर भूस भराया गया और खचेड़ा गया। तो इस समय बलबन का बेटा है बुगरा खां, बलबन का बेटा है, बलबन का पुत्र है बुगरा खां। तो बुगरा खां से कहा गया कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन कभी तुमने विद्रोह किया मेरे खिलाफ तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। भाई साहब गद्दी पे बैठ जाएगा बुगरा खां, हो जाएगी हिम्मत, कह रहा भाई साहब, पिताजी मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मुझे माफ कर दो, मैंने सिंहासन ही त्याग दिया, मैं दिल्ली की गद्दी पे बैठना ही नहीं चाहता। बाकी सब लोगों को ये मुनादी कर दो, सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि बुगरा खां मैं, यानी बलबन का पुत्र, चाहता ही नहीं हूं कि मैं गद्दी पे बैठूं। और बेटा कुछ ना कुछ कहीं फुल्ट होगा, तो जान प्यारी है सबको, आगे समझना। तो बलबन के पुत्र ने तो मना कर दिया था, बलबन की मौत हुई, स्वाभाविक मौत हुई है, अपनी मौत, रोग की वजह से बलबन मरा है। कैकूबाद जो बलबन का पोता था, बुगरा खां का पुत्र था, इसको बनाया गया फिर, क्योंकि उसके बाप ने मना कर दिया था। किलोखरी का किला इसने बनवाया था दिल्ली में, ये बात याद रखें। और ये गुलाम वंश का 10वां शासक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक बहुत पूछा जाता है केमुर्स, और 1206 से लेकर के 1290 तक का इतिहास, यानी कि आपका प्यारे बच्चे अगर बात करें तो लगभग हमने 84 वर्षों का इतिहास आपका पढ़ लिया है, और इसी तरह से हमको लगभग 2000 वर्षों का इतिहास पढ़ना। उम्मीद करूंगा ये 1206 से 1290 आपको क्रम से पता होनी चाहिए, कौन कब कब शासक है। और एक बहुत शानदार छात्र, एक प्रॉमिस करके आप बताओगे कि भैया हम इतिहास के बहुत शानदार छात्र बने। और क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको 6 महीने इतिहास पढ़ा पाऊं। अभी वो मौका भी आएगा कि बहुत विस्तार से सिर्फ हम एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे, बलबन कैसा व्यक्ति था, बलबन के चरित्र का वर्णन, आदि चीजें जो वनडे एग्जाम में हम मिस करते हैं हमेशा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।